गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पी ब्लॉक में डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार क्यों है तो इसके बारे में बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु का आकार छोटा होता है, इसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, इसमें डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। कि वर्ग 15 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ एलिमेंट है। इनमें सबसे पहले हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन का अपने परिवार के अन्य सदस्यों से असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित होता है। तो कहेंगे नाइट्रोजन के छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता एवं डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन स्वयं के साथ और छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्वों के साथ बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है। बहुबंध का अर्थ हो गया जिसमें सिग्मा बंध के अलावा अन्य बंध हो, जिसे हम कहेंगे पाई बंध उपस्थित हो। तो नाइट्रोजन स्वयं के साथ तथा अन्य छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व, जिसमें आप कार्बन, ऑक्सीजन को काउंट करने वाले के साथ बहुबंध बनाता है। जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ऐसा नहीं करते हैं, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे कि नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है, जिसमें दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच में एक ट्रिपल बंध होता है, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बंध उपस्थित होते हैं। दो एन परमाणुओं के मध्य एक त्रिबंध, जिसमें एक सिग्मा तथा दो पाई बंध के रूप में द्विपरमाणु अणु के रूप में होता है। ओके, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट्रोजन की बंध एंथैल्पी 941.4 किलो जूल इनवर्स है, जो कि बहुत अधिक है। N2 की बंध एंथैल्पी 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स है, जो बहुत अधिक है। अर्थात
अपने वर्ग में सबसे अधिक बंध एंथैल्पी किसकी अधिक है? नाइट्रोजन की अधिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड पीपी बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल है। ये दुर्बल क्यों है? इसका रीजन बनाएंगे कि नाइट्रोजन के पास क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इनमें जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे इनमें अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण एनएन बंध पीपी बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। बंध एक पीपी बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। ये दुर्बल क्यों है? क्योंकि एनएन बंध में आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या लिख सकते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है। अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण यहाँ पे अधिक होता है, जिसके कारण एनएन बंध एक पीपी बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन है वो डी पाई पी पाई बंध नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों में या अन्य जो भी तत्व है इनके पास डी कक्षक उपलब्ध होता है, जिसके कारण ये डी पाई पी पाई बंध बनाते हैं। नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बंध नहीं बनाता है, जबकि अन्य भारी तत्व बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फास्फोरस है, ये डी पाई पी पाई बंध बनाता है। R3P डबल बंध CH2, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं R3P डबल बंध O। ये यहाँ पे फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसके कारण जो पाई बॉन्ड बनाने में भाग लेने वाला है फास्फोरस का वो डी ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का या कहेंगे वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के प्रति क्या क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हम यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता और धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। 4 एक्टिविटी डिस्कस करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्व हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें, तो वर्ग 15 के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो -3 है और हाइड्रोजन की प्लस है। यदि वर्ग 15 के तत्वों को m माने सभी तत्वों को, तो फॉर्मूला हो जाएगा MH3। तो वर्ग 15 के तत्व है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके MH3 प्रकार के सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर MH3, ये फॉर्मूले से हमने बनाया, MH3 प्रकार के सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं।
अब ये हाइड्राइड कौन कौन से हैं, तो सबके साथ तीन तीन हाइड्रोजन ऐड करें तो हो जाएगा NH3 PS3 ASH3 SbH3 BiH3। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि NH3 को क्या कहने वाले हैं, अमोनिया कहेंगे। NH3 को अमोनिया, PS3 को फास्फीन, ASH3 को आर्सिन, इसको स्टीविन और इसको लिखेंगे बिस्मथीन। ओके, सबसे पहले हम इनके हाइड्राइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनके हाइड्राइड में जो केंद्रीय परमाणु है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 होता है। कैसे निकालना है, तो एक नाइट्रोजन का निकाल के हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंस शेल का लिखते हैं 2s2 2p3। ओके, यहाँ पे s में 2 ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे p में 3। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अतः बंध बनाने के लिए 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है जो कि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में उपलब्ध है, अतः इसका संकरण sp3 होगा। जब इसका संकरण sp3 है तो इसके साथ क्या है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। और हमने VSEPR थ्योरी में पढ़ा है कि यदि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ना ले और यदि वहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो उसके प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण कम हो जाता है। इस संकरण में 109.5 डिग्री बंध कोण होना चाहिए, लेकिन इसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान कम हो जाता है। तो थ्योरी हम डिजाइन कर रहे हैं कि किस प्रकार इसके बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। तो कहेंगे इनके हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3 होता है तथा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण आकृति पिरामिडी तथा बंध कोण 109.5 डिग्री से कम होता है। अब कम कितना होगा, तो कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है, या कहेंगे विद्युत ऋणता घटती है, अतः बंध कोण का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटती है, जिससे बंध कोण का मान घटता है। ओके, ऐसा कैसे है, तो इसका हम बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बंध कोण का क्रम निम्न होगा। NH3 से कम हो जाएगा PS3 का, PS3 से कम हो जाएगा AS3 का, इससे कम हो जाएगा SbH3 का, इससे कम हो जाएगा BiH3। तो सबसे ज्यादा बंध कोण किसका होगा, NH3 का होगा। अब इनके हाइड्राइड के हम 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी गई है, जल के साथ बंधता, यानी वाटर में डिजोल्व है या नहीं। फिर हम डिस्कस करेंगे क्षारीय प्रकृति, फिर डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और फिर डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व। ओके, तो देखिए
सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जल में विलेयता। फर्स्ट पॉइंट, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है जल में विलेयता। तो कहेंगे H बंध के कारण NH3 जल में विलेय है, जबकि अन्य हाइड्राइड जल में अविलेय है। H बंध के कारण NH3 जल में विलेय होता है, जबकि अन्य हाइड्राइड जल में अल्फ विलेय होते हैं। ओके, तो इसका वाटर में डिजोल्व क्यों है तो हम बताएंगे इसके कारण है। जल में विलेयता का क्रम देखेंगे तो निम्न हो जाएगा। सबसे ज्यादा विलेय हो गया वाटर में NH3 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगी PH3 की, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सबकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्षारीय प्रकृति। क्या कहेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। सबके पास एकांकी एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाएगा? लुईस क्षार कहलाता है। ये हमारी थ्योरी है। सभी हाइड्राइड में केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। सभी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इजीली एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे सकता है? तो कह सकते हैं कि N परमाणु NH3 में N परमाणु का आकार छोटा है। यदि इनकी साइज की बात करें तो साइज ये है, सबके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन N परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। N परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। N परमाणु का आकार छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए NH3 प्रबल क्षार। ओके, अब बात करेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी कम होगी, जिससे क्षारीय प्रकृति घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटता है, अतः इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति घटती है, जिससे क्षारीय गुण घटता है। क्षारीय प्रकृति घटती है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन हो गया? NH3 होगा। थर्ड हम डिस्कस करें गलनांक क्वोथनांक के बारे में।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि H बंध के कारण NH3 का गलनांक क्वथनांक अपने वर्ग के अन्य हाइड्राइडों से ज्यादा है, क्योंकि वर्ग के अन्य हाइड्राइड है उनमें H बंध पाया नहीं जाता, जबकि NH3 में H बंध पाया जाता है। H बंध के कारण NH3 का गलनांक क्वथनांक वर्ग के अन्य हाइड्राइडों से अधिक होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि NH3 का गलनांक क्वथनांक pH3 से अधिक क्यों होता है। सिंपल सी लाइन लिखनी थी कि NH3 का गलनांक क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्योंकि NH3 में H बंध पाया जाता है, जिसके कारण इनमें आणविक सहगुणन हो जाता है। ओके, बाकी हम डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या कहेंगे अणु भार बढ़ने के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो यहां से pH3 से लेकर और BiH3 तक गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। pH3 से BiH3 तक गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं। हम बता सकते हैं वान डेर वाल बलों के वृद्धि का कारण ऐसा होता है। ओके, फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं तापीय स्थायित्व। तो तापीय स्थायित्व मतलब बॉन्ड कितना मजबूत है। तो हम कहेंगे कि यदि इन तत्वों को हम सबको हम M माने और इसके साथ हाइड्रोजन, तो केंद्रीय परमाणु से हाइड्रोजन की डिस्टेंस बढ़ रही है, अर्थात M' बंध की वियोजन एंथैल्पी, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंध की वियोजन एंथैल्पी घटती है। तो कहेंगे हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व है, हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व है M', ये वाली डिस्टेंस को हमने ले लिया है M', बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बंध लंबाई बढ़ेगी तो तापीय स्थायित्व घटेगा। तो कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर M', बंध लंबाई बढ़ती है, अतः तापीय स्थायित्व घटता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया NH3 और सबसे कम स्थायी हो गया BiH3। लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति क्या है। अपचायक को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का अर्थ है H का त्याग। H का त्याग आसानी से कौन करें, तो कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर M', बंध की वियोजन एंथैल्पी, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के कारण M', बंध की वियोजन एंथैल्पी कम हो जाती है, जिसके कारण H आसानी से मुक्त हो सकता है, अतः अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो आप कहेंगे BiH3 प्रबल अपचायक है, NH3 दुर्बल अपचायक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर M', बंध की वियोजन एंथैल्पी घटती है, जिससे H आसानी से मुक्त होता है।
अतः BiS3 प्रबल अपचायक है, जबकि NH3 दुर्बल अपचायक है। अब हम डिस्कस करें सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। समूह 15 के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ओके, तो ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता क्या हो, तो कहेंगे कि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और वर्ग 15 के तत्वों पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था और +5 ऑक्सीकरण अवस्था पे है, तो +3 हो गया और +5 हो गया, तो हम लिखेंगे M2O3 फॉर्मूले से M2O5। तो वर्ग 15 के तत्व है, दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 और M2O5। तो वर्ग 15 के सभी तत्व है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, फिर बताएंगे कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण वाला ऑक्साइड से अधिक अम्लीय, तो इनमें ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, M2O5। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड से अधिक अम्लीय होते हैं। तो ये दोनों ऑक्साइड +5 में, तो कहेंगे N और P के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, AS और SB के ऑक्साइड उभयधर्मी, और Bi के ऑक्साइड क्षारीय +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में हमने पढ़ा है कि ऊपर वाले +5 ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल है, जबकि नीचे वाले अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी है। ओके, अब हम डिस्कस करें थर्ड पॉइंट, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता। नंबर थर्ड, हेलोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो हेलोजन पे चार्ज क्या होता है, माइनस, और वर्ग 15 के तत्वों पे पॉजिटिव चार्ज जो +3 में स्टेबल है और +5 में, तो फॉर्मूला हो जाएगा MX3 MX5। तो सिंपल थ्योरी होगी, वर्ग 15 के तत्व है, हेलोजन के साथ क्रिया कर MX3 व MX5 प्रकार के हेलाइड बनाते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व है हेलोजन के साथ क्रिया कर MX3 व MX5 प्रकार के हेलाइड
बनाते हैं। ओके, यहां डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, तो कहेंगे एन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता। एन में, नाइट्रोजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह पेंटाहेलाइड, मतलब ये वाला पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। बाकी यदि बात करें फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सभी पेंटाहेलाइड बना देते हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करें धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। वर्ग 15 के तत्वों की धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता। तो सिंपल सी थ्योरी है, वर्ग 15 के तत्व धातुओं के साथ क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिनमें इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होगी क्योंकि धातु पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और वर्ग 15 के तत्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इन पे चार्ज होगा -3। वर्ग 15 के तत्व हैं धातुओं के साथ क्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिनमें धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था -3 होती है। यदि हम डिस्कस करें इनके बारे में तो देखो, नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ क्रिया करे तो Ca3N2, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज, आर्सेनिक पे नेगेटिव चार्ज 3, Sb पे -3, Bi पे -3। यदि इनकी बात करें, ये कैल्शियम के साथ क्रिया करे +2 में, ये भी कैल्शियम के साथ, ये सोडियम के साथ, ये जिंक के साथ, ये Mg के साथ। यदि इनकी रिएक्शन की बात करें तो हम बताएंगे, फॉर्मूला बना रहे हैं Ca3N2 Ca3P2 Na3AS Zn3Sb2 Mg3Bi2। ये मेटल हैलाइड बना रहे हैं, इनके साथ मेटल के साथ वर्ग 15 के तत्वों ने रिएक्शन करके द्विअंगी यौगिक बनाए। अब हम डिस्कस करें एक नया टॉपिक, डाई नाइट्रोजन। तो वर्ग 15 का जो फर्स्ट एलिमेंट लिया गया है वो नाइट्रोजन है, तो ये द्वि परमाणु अणु के रूप में पाया जाता है डाई नाइट्रोजन। देखेंगे डाइनाइट्रोजन N2। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। बनाने की विधियों के बारे में। सबसे पहले व्यावसायिक उत्पादन। तो डाइनाइट्रोजन का यदि व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है तो वायु से प्राप्त करेंगे। तो वायु का सबसे पहले दर में बदलेंगे वायु को, फिर उसका प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन, दरित वायु का प्रभाजी आसवन करेंगे तो 77.2 केल्विन क्वथनांक पर डाइनाइट्रोजन और 90 केल्विन क्वथनांक पर डाइऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले नंबर 1
व्यावसायिक उत्पादन, कहेंगे डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण तथा प्रभाज्यासन द्वारा करते हैं। द्रवित वायु में N2 77.2 केल्विन क्वथनांक तथा O2 का क्वथनांक 90 केल्विन है। द्रवित वायु में नाइट्रोजन का क्वथनांक बता देंगे 77.2 केल्विन होता है और डाइऑक्सीजन का क्वथनांक 90 केल्विन होता है। जब द्रवित वायु का प्रभाज्य आसवन करते हैं तो सबसे पहले कौन प्राप्त हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन, और O2 किस में रह जाएगी, फ्लास्क में। जब द्रवित वायु का प्रभाज्य आसवन करते हैं तो सबसे पहले N2 आश्वित होती हैं तथा O2 फ्लास्क में रह जाती है। ओके, तो व्यावसायिक उत्पादन हो गया। सेकेंड हम डिस्कस करें प्रयोगशाला विधि, तो देखें प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा इसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे, सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड की क्रिया करवा दें अर्थात दोनों को मिक्स कर दें एक फ्लास्क में लेकर और हीट करें। तो हीट करने पर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। अमोनियम नाइट्राइड को यदि और हीट कर दें तो नाइट्रोजन गैस और वाटर प्राप्त हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन गैस बनी है इसमें थोड़ी मात्रा के अंदर NO व HNO3 उपस्थित होते हैं। इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO व HNO3 बनते हैं, मतलब ये अशुद्धि के रूप में बनते हैं। इन्हें अलग करने के लिए K2Cr2O7 युक्त H2SO4 के अम्लीय विलयन में से इस नाइट्रोजन को गुजारते हैं। इन्हें फर्तक करने के लिए K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त H2SO4 के विलयन में से प्रवाहित करते हैं जिससे NO व HNO3 अलग हो जाते हैं। फिर हम डिस्कस करें थर्ड, अमोनियम डाइक्रोमेट से अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होगा ये वाला,
जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का है तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, अमोनियम पे भी +1 होता है। सेम रिएक्शन यदि इसको हीट कर दें, हीट करने पर नाइट्रोजन बाहर निकाल देंगे, हाइड्रोजन हो गए 8, तो क्या कर देंगे 4H2 हो जाएगा। यहां से 4 ऑक्सीजन रिमूव हो गए तो ये हो जाएगा Cr2O3। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से। सोडियम एजाइड से एज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम के अनुसार, सोडियम एजाइड का फॉर्मूला होता है NaN3। 3 नाइट्रोजन जुड़े होते हैं एजाइड में, यदि हीट करेंगे तो हो जाएगा 2Na + 3N2। ओके, सेम रिएक्शन है बेरियम एजाइड से। फॉर्मूला देखो BaN3(2), हीट करेंगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब डिस्कस करें केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक अभिक्रिया डाइनाइट्रोजन की। बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रियाशील होता है, तो सिंपल सी लाइन है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बंध पाया जाता है। आपने भी देखा पीछे, ट्रिपल बंध मतलब 1 सिग्मा 2 पाई बंध होते हैं, जिसके कारण इसकी बंध एंथैल्पी का मान 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, जो बहुत अधिक होता है। अतः इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात नाइट्रोजन के साथ यदि किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है तो उसे नाइट्रोजन के साथ हीट करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये कह सकते हैं। तो NN बंध की उच्च एंथैल्पी के कारण यह कमरे के ताप पर अक्रियाशील होता है। कमरे के ताप पर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ताप में वृद्धि करने पर इसकी क्रियाशीलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। ताप में वृद्धि करने पर क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। यहाँ पे हम 3 रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन और यौगिक के साथ रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो रिएक्शन देख रहे हैं, फर्स्ट है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु हम ले रहे हैं, लिथियम ले लें, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। तो लिथियम पे चार्ज क्या होगा, +1, नाइट्रोजन पे 3-, तो लिख देंगे फॉर्मूला Li3n। मैग्नीशियम पे चार्ज +2, नाइट्रोजन पे 3, तो लिख देंगे Mg3n। Al3+ N3- से बनेगा Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 2 है तो यहां 2 लगा देंगे, 6 हो गया। यहां पे 3 लगा देंगे, यहां पे 2 लगा देंगे, ओके, ये हो गया। सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं हम अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखो
नाइट्रोजन ए धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, और यदि नाइट्रोजन ए धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ओके, थर्ड है, सिंपल सी लाइन है कि उच्च ताप पर कुछ यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है, N2 उच्च ताप पर कुछ यौगिकों के साथ क्रिया करता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन के साथ करवा दें तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, साइनेमाइड बनता है। ओके, तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार और एक नया टॉपिक लिया था डाई नाइट्रोजन। हम नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया। नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसका नाम अमोनिया है, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।